काशी के निकट एक लंगी गांव नाम में 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और आपने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें गोदान, गर्वन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और इनकी 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत की गांव की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हुआ है। इनकी प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में एक है। इनकी सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की ऐसी घटना को चित्रित किया है जैसे कि हमारे घर में होते हैं। मिडिल क्लास के घरों में जैसे हर रोज ये होते हैं वैसे ही। तो इसमें बड़े घर की बेटी का नाम है आनंदी और आनंदी के पति का नाम है श्रीकंठ और श्रीकंठ का भाई है लाल बिहारी। देखिए, एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया और झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। इसलिए ये घर झांक रहा भी घर तोड़ रहा है, ये सोचकर आनंदी उस झगड़े को समाप्त कर देती है और बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। इसलिए इस बड़े घर की बेटी को उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती, ये आनंदी ने दिखाया गया है। देखिए, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। बेनी माधव सिंह ये श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता हैं। तो उनके पिता को किसी समय बड़े धन्य धन से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति के स्तंभ थे। और उस दिन सिर्फ इनका पगार था, सिर्फ बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय यानी पेमेंट, उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए से वार्षिक से अधिक नहीं थी। मतलब उनके वार्षिक आय कितना था? 1000 ही था। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ था और छोटे का नाम था लाल बिहारी। श्रीकंठ उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में वो नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का था, सजीला जवान था और कुछ काम नहीं करता था और सिर्फ वो क्या करता था, हर रोज सवेरे भैंस का 2 से ताजा दूध मतलब पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। जैसे श्रीकंठ सिंह कैसे थे? छोटे और पतले थे। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर किया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेम थे। उन पर अंग्रेजी पे उनकी विशेष प्रेम थी, बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा तिरस्कार भी किया करते थे। अंग्रेजी उनको प्रिय भी थे और उसको तिरस्कार भी करते थे। उनका नाम गांव में बड़ा सम्मान था और दशहरे दिनों के भी बड़े उत्साह से रामलीला और सम्मानित होते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे, यानी कि गौरीपुर गांव में रामलीला का नाटक इन्होंने ही शुरू कर दिया था। ऐसे ही आनंदी भी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकादार थे। उनका नाम था बूम सिंह आनंदी के पिता थे। विशाल भवन, एक हाथ
और गुणवती की थी और इससे ठाकुर गोप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास इस चंदे का रुपया मांगने गया। गोप सिंह के पास क्या करता है श्रीकंठ? चंदे के रुपया मांगने जाता है और शायद नागरिक का प्रचार का चंदा था। गोप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए, मतलब उनका स्वभाव उनको क्या हुआ लग गया और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग और कुछ नहीं देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र भी नहीं था। मतलब जैसे कि आनंदी के घर में कैसे टीम टॉप से रहने वाले लोग थे वैसे उनका यहाँ घर नहीं था। और वो साथ आते वक्त रेशमी स्लीपर और यहाँ बाग में मकान में फिरने के लिए कुछ स्लीपर्स रहे थे। मकान में लड़कियां तक नहीं थी और उस मकान में जहाँ आनंदी ब्याह करके आई थी वहाँ लड़कियां तक नहीं थी और जमीन पर फर्श भी नहीं थे और न ही दीवार में तस्वीरें थी। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिन में उस घर को ऐसी अवस्था में ऐसी अनुकूल बना दिया मानो के उसने विलास के समान कभी नहीं देखा हो। मतलब उनने घर में ऐसा मकान कभी नहीं देखा हो ऐसे बना देती है। दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह तो चिड़िया लेते। ये लाल बिहारी कौन है? आनंदी का देवर है। तो दो चिड़िया लेकर आता है और बाबर से यानी क्या? तो बाबर यानी क्या? कन्नड़ में इसको अत्तिगे बोलते हैं। तो जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है ऐसा लाल बिहारी कहता है। तब आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देखते ही रहती है। अब वह नया व्यंजन मांग रहा है तो आनंदी भी क्या करते हैं नया व्यंजन बनाने बैठ गई। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, तब उसने सब घी मांस में डाल लिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा ऐसे लाल बिहारी आनंदी को पूछता है। तो आनंदी भी कहती है घी सब मांस में पड़ गया, यानी कि मैं सब घी मांस में डाल दिया है क्योंकि घी कितनी थोड़ी ही थी। तब लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? तब आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया क्योंकि घी थोड़ी सी थी और वह सब घी मैंने क्या कर दिया है डाल दिया है। तो इस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से भोला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। वैसे ही लाल बिहारी को भावज की हटिटाई बहुत बुरी मालूम हुई और वह तिनक कर बोला, यानी कि गुस्से में बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहाती हो, आपके मायके में तो घी की नदी ही बेटे और इधर घी नहीं है। तो स्त्री का मन आप तो जानते ही हैं, स्त्री गालियां सहन लेती है, मार भी सहन लेती है, पर मैके की निंदा उससे सह नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी 9 तोला का, वहां इतना घी नहीं खा जाता, यानी कि हमारे घर में इतना घी खाई नहीं जाती। तब लाल बिहारी जल गया यानी और भी गुस्सा हो गया और लाल बिहारी ताली उठाकर पलट दी। ताली यानी कि खाने को जो कन्नड़ में बोलते हैं ताट, हाँ, तो उसे थाली कहते तो ताली उठाकर उसने फेंक दिया, पलट दी थी। और जी चाहता है, भाभी को बोल रहा, जी चाहता है कि जीप पकड़कर खींच लो। तो आनंदी को भी क्रोध आ गया, उसका मुंह लाल हो गया और वह होते हो आज इसका मजा जगत है। तो बोली श्रीकंठ होता तो ये सब बातें उनको कह देती और वो इसको मजा जगाते, ऐसे मन में ही बोली और चुप बैठी। अब अनपढ़ अजब ठाकुर से न रह गया, लाल बिहारी तो अनपढ़ था, हाँ, तो उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी और जब चाहे उस पर मारता था और जब चाहे छोड़ता था। तो उसने उसको गुस्सा आकर आनंदी पर क्या करता है खड्डाऊ फेंक देता है। खड्डाऊ यानी पहले के लोग
चप्पल एक तरीके से। तो उसको खड्डा लेकर आनंदी को मार देता है और उसे सिर बचाने के लिए उंगली पर उसको चोट आती है। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो जाती है। आनंदी को क्रोध भी आता है और क्रोध आता है और उसको रोना भी आता है और वो अपने कमरे में जाकर घुट-घुट कर रोने लगती है। और ये जो श्रीकंठ था वो शनिवार को घर आता था। तो श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। तो बृहस्पति को यह घटना हुई थी। बृहस्पति यानी बुधवार को ये घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में सह रही थी। कोप भवन यानी गुस्से में ही थी 2 दिन। कब ये श्रीकंठ आएंगे और कब मैं ये सब बातें उनके कह दूं। न कुछ खाया न पिया, सिर्फ उनकी राह देखने लगी। तथा में शनिवार को यह नियमानुकूल संध्या समय घर में श्रीकंठ जी आए और आने के बाद कह देती है आनंदी सब जो भी हुआ है वो सब श्रीकंठ के सामने कह देती है। तो श्रीकंठ क्या हुआ ऐसे पूछता है। तब वो आनंदी कह देती कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा और मांस पकाने के लिए मैंने जो घी डाली थी वो थोड़ी सी थी और सब घी मैंने डाल दी और इसे वो घी इतना ही क्यों डाला ऐसा कहकर मुझे अनाप शनाप बातें करने लगा और इससे मुझे क्या किया उसने मुझे खड्डा उठेकर मारा। ये सब बातें उस श्रीकंठ को कहती है। तब ये सुनकर श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई और वो भी गुस्से से कहा कि छोकरे के ये साहस, ये कहकर वो जाने लगता है। तो इस तरह की बातें सब होती हैं। तब जब जाता है तब बेनी माधव के सिंह के साथ श्रीकंठ खड़े होकर कहता है कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। माधव सिंह कहते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ मेरे न होते हुए मेरे पीछे इस घर की स्त्रियों पर खड्डा होकर बौछारे होते, झूठे बूटों के सब बौछारे होते, तो मैं नहीं सह सकता, मैं इस घर से बाहर निकल जाऊंगा। तो बेनी माधव सिंह को जवाब दे न सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर भी अवाक हो गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। मतलब आनंदी झूठ बोल रही है, कुछ न कुछ कह देती है और ये सब तुम अपने सिर पे मत लो, ऐसा बेनी माधव सिंह कहते हैं। तब श्रीकंठ कहते हैं, इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हो। आप स्वयं जानते ही हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कहीं घर संभल गई है और जहाँ जिस घर में ऐसी इस तरह की झगड़ा होते हैं उस झगड़ा को मैं ही संभाल लेता हूँ। तो आज मेरे घर में ऐसे हो रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं, ऐसे कहता है श्रीकंठ। तब बेनी माधव सिंह भी गरमाए और ऐसी बातें और न सुन सके बोले, तुम्हारी लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसने जब कभी बोल चुप हो उसके कान पकड़ना। क्या कहता है कि तुम क्या करो, ये तुम्हारा छोटा भाई लाल बिहारी है और वो कुछ भूल करता है तो उसको तुम क्या करो, उसको कुछ कान पकड़ाओ, लेकिन तुम घर छोड़कर मत जाओ। तब श्रीकंठ कहता है, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता, या भी लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है। तब बेनी माधव सिंह कहते हैं, तुम एक स्त्री का सोच कर तुम ऐसा करें, अपने स्त्री के कहने पर ये सब कर रहे हो। तब श्रीकंठ कहता है, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण मैं कह रहा हूँ। और दोनों चुप रहे, कुछ देर चुप रहते हैं। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे पर श्रीकंठ नहीं मानते थे। वो पत्नी के साथ होकर लड़ना चाहते थे, पिता से लड़ना चाहते थे।
इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय कर दिया कि चाहे कुछ भी हो पर इन लोगों को ताली बजाने नहीं देंगे, क्योंकि हर घर में झगड़ा छुड़ाने का काम श्रीकंठ कर देते थे कि आज हमारी घर का इज्जत मिट्टी में मिला रहा है तो गांव के लोग ये देखकर खुश होंगे और किसी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा घर हमें रहना चाहिए, ऐसा कहकर बेनी माधव सिंह इस झगड़े को यहाँ समाप्त करना चाहते थे, पर श्रीकंठ मान नहीं रहा था। इलाहाबाद का अनुभव रहे झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ नहीं सकता था। बेनी माधव सिंह कहते हैं, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। वो तुम्हारा छोटा भाई है और उसने जो भूल किया है उसे तुम क्षमा कर दो, तुम तो पढ़े लिखे हो, ऐसे कहते हैं। तब श्रीकंठ कहता है, इसकी दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वह घर में रहे या मैं। तो बेनी माधव सिंह को भी गुस्सा आता है, फिर भी वो चुप होते हैं। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की सब बातें सुन रहा था। लाल बिहारी अब तक कुछ भी नहीं बोला था और एक दरवाजे के पास खड़े होकर जो श्रीकंठ बोलते वो सभी बातें वह सुन रहा था, उनका वह आदर करता था। और आज ये श्रीकंठ इतना क्रोधित हो गए होते देखकर उसकी अपनी किया हुई भूल पर पश्चाताप होने लग रहा था, पश्चाताप हो रहा था। बिहारी उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खाए। बाप का भी वो इतना मान नहीं करता था उतना वो श्रीकंठ का करता था। अपने होश में उन्होंने कभी उसकी गुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते हैं तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते थे। पिछले साल जब उसने अपने ढेवड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। दंगल यानी नागपंचमी के दिन वहां दंगल होता, दंगल यानी कुश्ती भी होता था और उस कुश्ती में लाल बिहारी फर्स्ट आ गया था और ये ना खुश होकर श्रीकंठ उसे गले लगाए थे। वो फूट फूट कर रोने लगा, इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वो पछता रहा था। उसको ये हुआ था कि श्रीकंठ लाल बिहारी को ये हुआ था कि पछतावा हुआ था, वो पछता रहा था कि श्रीकंठ को भाभी को मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती हुई थी, देखो भैया क्या कहते हैं। तो लाल बिहारी भैया से बोलने के लिए घबरा रहा था, तो उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। तो इसी आशा के विपरीत आज उसने उसे निर्दयता की मूर्ति बनी हुई पाया था। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाशे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता था। भैया ने मुझे बुलाकर कुछ समझा देता, यानी बुला देता, नहीं तो दो चार थप्पड़ भी मार देते तो मुझे अच्छा होता। पर आज भाई ऐसा बहुत गुस्से में देखकर लाल बिहारी अपने आप को बचाता कर रहा था। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता था। श्रीकंठ का यह था कि इसको मैं भाई नहीं समझता और इसका मैं सूरत नहीं देखना चाहता। लाल बिहार से सहा नहीं गया, वह रोता हुआ घर आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने और आके पहुंच लिया जिसमें कोई यह न समझे कि वह रो रहा है। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, जहां आनंदी भाभी खड़ी थी, तब वह लाल बिहारी आकर कह देता है, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब जाता हूँ। तो उन्होंने फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा, उन्होंने मुझे मेरी सूरत नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ही इस घर को छोड़ जाता हूँ। मुझसे जो भी कुछ अपराध हुआ है भाभी, उसे आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कल तुम्हें अनाश्रम कुछ बातें कर दी है, इसलिए इसके लिए मैं
कहता है, तब यह कहते लाल बिहारी का गला बिपर आता है। ये सब कहते अपने भाभी को कहता रहता है और ये देखकर गला भर देता है, उसको भी रोना आता है और भाभी को कह देता है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा भाभी, पर आप यहाँ से मत जाइए और श्रीकांत भैया से कह दीजिए, ऐसा कहता है।